Hello friends, welcome to the Top Notch Commerce again, and today we are going to start video number 2B. गुडविल चैप्टर का सेकंड वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन, वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी कितनी मेथड्स हैं, तो वो मेथड्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन कौन सी मेथड होती है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। ये चार तरह की मेनली मेथड्स हैं जिससे कि आप गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम जाते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट के ऊपर। व्हाट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको। सपोज मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट लेके, पिछले 3 साल का, क्योंकि हम 2020 में चल रहे हैं, तो हम 3 इयर्स का, पास्ट 3 इयर्स का मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। 3 साल का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। नेगेटिव फिगर, इट इज लॉस एंड ये प्रॉफिट। तो मैं अगर यहाँ कैलकुलेट करूं तो ये 3 साल का टोटल प्रॉफिट कितना होता है? इट इज 1,50,000। इसका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। 1,50,000 को 1.5 लाख को डिवाइड बाय 3 करें तो हाउ मच इट इज? 50,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल विल बी कैलकुलेट विद एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज? तो अभी हम समझ लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था यूजफुल लाइफ ऑफ द गुडविल। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज वही है, यूजफुल लाइफ। अगर मैंने अपने इस गुडविल को, मैं मानता हूं कि मेरे बिजनेस का जो गुडविल है वो मुझे अगले 3 सालों तक बेनिफिट देगा, अगले 5 सालों तक बेनिफिट देगा, तो ये 5 क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब इस गुडविल से मैं अगले 5 सालों तक सेम प्रॉफिट कमा सकता हूं, अगले 3 सालों तक ये सेम प्रॉफिट कमा सकता हूं, अगले 2 सालों तक। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? आप इस गुडविल की मदद से, या ये गुडविल आपको सेम प्रॉफिट अर्निंग करने में कितने साल तक मदद करेगा? तो ये इतने साल तक मदद करेगा, तो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज क्लियरली मेंशन्ड होगा। हमको सिर्फ मीनिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो रट्टाफिकेशन नहीं करना है। वी शुड अंडरस्टैंड, और हमेशा हमारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई, ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि ये यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ मतलब अगले 3 साल तक मुझे अगर बेनिफिट दे रहा है तो मैं एवरेज प्रॉफिट से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कि अगले 3 साल तक अगर मुझे बेनिफिट देगा तो मेरा गुडविल, सपोज नंबर ऑफ परचेज ईयर इज गिवन 2, तो मेरा गुडविल कितना हो गया? 1 लाख। हाउ मच इट इज? 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने क्या किया? लास्ट 3 इयर्स, जितने भी इयर्स का दिया हो आपको उसका एवरेज निकालना है। मैंने एग्जांपल दिया 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, नंबर ऑफ इयर्स कितने भी हो सकते हैं, उसका मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, टोटल एवरेज निकाल लिया। एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज इज योर गुडविल। इट इज सिंपल प्रॉफिट मेथड। बट सिंपल प्रॉफिट मेथड तो हमने समझ लिया ऐसे होता है, बट हमको कुछ एडजस्टमेंट भी करने होंगे अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो। कैसा एडजस्टमेंट, क्या क्या होंगे? हमको ये जो प्रॉफिट लेना है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन वाले लेना है, मतलब नॉर्मल लेना है प्रॉफिट। इसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटीज एडजस्टेड है तो उसको हम रिवर्स करेंगे या सेटबैक करेंगे, मींस रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या क्या होगा? एबनॉर्मल लॉसेस को आप ऐड करेंगे। ये सारे एबनॉर्मल लॉसेस के ही केस हैं, सब एबनॉर्मल लॉस कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि अगर ये नहीं होते, ये रूटीन नहीं है, आपके रूटीन लिए वर्क नहीं होते, मतलब लॉसेस नहीं होते हैं। एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है? फायर हो गया, चोरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, ये सब एबनॉर्मल लॉसेस हैं। हर साल होते हैं क्या? नहीं। अगर ये नहीं हुए होते तो प्रॉफिट कुछ और होता, ऑब्वियसली। सपोज मैं कहूं 2018 में ये 20,000 का प्रॉफिट है, लेकिन सॉरी लॉस है, लेकिन इस ईयर में क्या हुआ था? फायर, आग के कारण मेरा 1 लाख रुपए का माल जल गया था, वो पूरा का पूरा मेरा लॉस था। तो अगर 1 लाख का लॉस हुआ था ऑब्वियसली, तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? अगर वो 1 लाख का माल नहीं जलता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता? तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो 1 लाख ऐड करने के बाद नेगेटिव 20,000, तो इट विल बी योर 80,000 का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो मैं ये 80,000 कंसीडर करूंगा 2018 में, तो मेरा कैलकुलेशन कुछ और हो जाएगा। ठीक है,
तो एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आपका प्रॉफिट कुछ और होता। ठीक है, अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो एबनॉर्मल लॉस में सबसे पहले क्या आता है, दैट इज फायर, थेफ्ट एंड कुछ ड्रॉट एंड वगैरह वगैरह, अर्थक्वेक। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी आपको रूटीनली हर साल नहीं होता। आपने कोई फिक्स एसेट बेचा, हर साल तो बेचोगे नहीं। कोई मशीन बेची, उस मशीन में आपको लॉस हुआ 25,000 का, वो 25,000 का लॉस भी आप क्या कर देंगे, उस ईयर के प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। सपोज 17 में आपने कोई मशीन बेची थी, उसमें आपको 25,000 का लॉस हुआ था, तो ऑब्वियसली इस ईयर के प्रॉफिट में इट इज नेट प्रॉफिट, इस ईयर के प्रॉफिट में वो ऑब्वियसली डिडक्ट हो चुका है, मैं क्या करूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स, ये भी एबनॉर्मल लॉस है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको समझने के लिए देखिए यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, तो ये दोनों समझने के लिए मैंने यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। ठीक है, होता क्या है अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक। सपोज मैंने यहां पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, यहां सेल ले लिया 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 20 का, परचेज 80 का, तो मेरा जीपी आ गया 30,000 का। ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, ये मैंने एज ए एग्जांपल लिया है। अब सपोज इसमें बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 10,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 से अंडर वैल्यूड है। एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 40 का था। तो अगर मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक को 40 करता हूं, ठीक है, अगर आप क्रेडिट साइड को बढ़ा देते हैं तो आपका जीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आपने 10,000 क्या करना है, अपने प्रॉफिट में प्लस कर देना है। ठीक है, तो क्या हो गया, मैं इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वी विल ऐड इट टू द नेट प्रॉफिट। क्यों ऐड करेंगे, हमने यहां समझ लिया। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से ये हुआ, तो अभी मैं इसको वापस 30 कर देता हूं। ठीक है, अगर आपको बोला है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, एक्चुअल में 5,000 था, आपने 20,000 लिख दिया, 15,000 ज्यादा लिखा। ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस 5 करता हूं, मतलब 15,000 से ज्यादा लिखा, तो एक्चुअल कितना था, 5 था, आपने कितना लिखा था, ज्यादा लिखा। तो अब करेंगे तो ये कम हो गया, अगेन अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 45,000। मतलब इस केस में भी आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इन केस अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, सॉरी ओपनिंग ओवर वैल्यूड है एंड क्लोजिंग अंडर वैल्यूड है, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग। और इसका वाइस वर्सा होगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो कि यहां पर है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड होता क्या है। अंडर वैल्यूड मतलब ये लिखा है, एक्चुअल में कम लिखा है, इससे ज्यादा वैल्यू थी, इट इज कॉल्ड अंडर वैल्यूएशन। ये 30 लिखा है, एक्चुअल में ये 40 था, तो हमने अंडर वैल्यूड लिखा है। और ओवर वैल्यूएशन मतलब हमारा एक्चुअल में 5 था और हमने उसको 20 लिखा है, ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये 5 करके इसको हम जीपी निकालेंगे तो बढ़ जाएगा। तो डेबिट साइड का अगर आपका कम हो रहा है, क्रेडिट साइड का बढ़ रहा है, इट मींस योर प्रॉफिट शुड इंक्रीज बाय दैट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लाइक रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। हर साल तो नहीं होता, नहीं, ये काम भी क्या हुआ, मेरे लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया जिससे कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया, इसको भी मैं ऐड बैक कर दूंगा अपने उस ईयर के प्रॉफिट में, तो इट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। इस तरह के मैंने एक एग्जांपल लिया, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमको समझना होगा कि वो नॉन रिकरिंग है या नहीं। रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव, हर साल करने पड़ते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब रिपेयर ऑफ बिल्डिंग आप हर साल नहीं करवाते, आप कभी कभी करवाते हैं, सालों में एक बार करवाते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू, आपने कोई व्हीकल खरीदा, ठीक है, आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी बिजनेस के लिए और उसको आपने मोटरसाइकिल को लिख दिया एज ए रेवेन्यू, प्रॉफिट में P&L में डेबिट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। ठीक है, अगर वो गलत हो गया तो मतलब आपने क्या कर दिया, वो एज ए लॉस वहां बुक कर दिया, आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने 11th में पढ़ा है, अगर हमने ऐसा कर दिया तो रेक्टिफाई होता है। ठीक है, उसको रेक्टिफाई करेंगे और जो रेक्टिफिकेशन जो अमाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उस ईयर के प्रॉफिट में। तो सेम जैसे एबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड कर रहे हैं, एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। एबनॉर्मल गेन क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपको नॉर्मली कुछ फायदा हो गया, जैसे कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा हो गया। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन कब कब होंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये उल्टा हो गया, पहले अंडर वैल्यूएशन में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ओवर वैल्यूएशन में क्या करेंगे, लेस करेंगे।
अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक सेम थिंग, अंडर वैल्यूएशन, पहले ओवर वैल्यूएशन था तो हम प्लस कर रहे थे, अंडर वैल्यूड है तो लेस करेंगे। नॉन रिकरिंग गेन, ऑब्वियसली आपको ऐसा गेन हुआ जो कि हर साल नहीं होता, ठीक है, हर साल आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता, इस साल बाढ़ आई थी इसलिए इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, नॉन रिकरिंग गेन है, आप इसको लेस कर देंगे, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है आपका। पार्टनर्स रिम्यूनरेशन नॉन डिडक्टेड, पार्टनर का सैलरी आप डिडक्ट नहीं करते, नेट प्रॉफिट के बाद एप्रोप्रिएशन में डिडक्ट होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट में अगर रिम्यूनरेशन गिवन है वहां पर कि रिम्यूनरेशन था तो ये सैलरी है, अब ये सैलरी अगर पार्टनर नहीं होता तो कोई एम्प्लॉय होता उसको देते तो P&L से डिडक्ट होता, लेकिन डिडक्ट नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, बिकॉज इट इज ए नेचुरल रिकरिंग एक्सपेंसेस जो कि हर साल होते हैं, तो इसलिए हम इसको लेस कर देंगे, रिकरिंग है, ठीक है, जो कि आपने नहीं किए बट होते हैं, तो नहीं किए तो ऑब्वियसली आपको गेन ज्यादा हो गया, इसीलिए आप इसको वापस लेस कर देंगे। और एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंडिचर अनपेड, और ऐसा कोई रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है जो हर साल होता है लेकिन इस साल आपने पे नहीं किया है, उसको भी आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम आप हर साल पे करते हैं लेकिन इस साल आपने पे नहीं किया, इट डजंट मीन कि वो आपके लिए गेन है, ठीक है, वो एक्चुअल में आपका अनएक्सपेक्टेड गेन है जिसको कि आप अगेन लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारा में इनमें से कोई भी एक एडजस्टमेंट या दो एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं या सारे मिला के आपको दिए हुए हैं, तो आपको एडजस्टमेंट समझ के फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट करने हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालना है और इस तरह से गुडविल को कैलकुलेट करना है। आई होप दिस सिंपल एवरेज प्रॉफिट तो इतना ही है, ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये सारी मेथड्स में एप्लीकेबल है, ध्यान रखना है, क्योंकि वेटेड में भी, सुपर में भी, कैपिटलाइजेशन में भी, जहां भी आपको अगर इस तरह का कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ तो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद ही गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉफिट एक्चुअल लेना है, ना कि एबनॉर्मलिटीज उसमें ऐड या लेस, मतलब उसके अंदर एडजस्टमेंट आपको एबनॉर्मलिटीज का करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर देख रहा है, इस क्वेश्चन को पूरा एक बार रीड आउट कर लीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हम समझते हैं। आपको सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस on 1st April 18, goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 4 year। 4 ईयर के प्रॉफिट पे आपको 2 years नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया हुआ है, उसके एवरेज प्रॉफिट पे गुडविल कैलकुलेट करना है। नाउ देयर वर सम एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या है, नंबर पॉइंट नंबर 1 एबनॉर्मल लॉस 20,000 का एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है आपको 2015 में, एबनॉर्मल लॉस है इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, जैसा कि हमने समझा है। नाउ सेकंड पॉइंट, इन 2016 एबनॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट सेल करी थी और उस पे हमने एबनॉर्मल गेन किया था 25,000 का। हर साल तो फिक्स असेट सेल नहीं करोगे, इट इज एबनॉर्मल गेन, सेल ऑफ फिक्स असेट, और उस पे हमको गेन हुआ है 25,000 का, तो गेन हुआ है तो हम लेस कर देंगे इस ईयर की वैल्यू में से। तो ये प्रॉफिट्स यहाँ पर गिवन है 80, 145, 160 और 2 लाख, इनमें से अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। 20,000 का एबनॉर्मल लॉस था, प्लस किया, एबनॉर्मल गेन था 25,000 का, लेस किया। 2017 में पॉइंट नंबर 3, इंश्योरेंस ड्यू बट नॉट पेड, इंश्योरेंस क्योंकि हमने इग्नोर कर दिया, ओवरसाइट के कारण हमने पे नहीं किया, रिकरिंग एक्सपेंसेस है बट नॉट पेड, इंश्योरेंस तो हर साल पे करोगे ना, तो इट इज ए रिकरिंग एक्सपेंस बट नॉट पेड, तो ये एक्चुअल में हमारे लिए एबनॉर्मल गेन हो गया, आपने पे नहीं किया, अगर करते तो P&L में डेबिट होता और आपके प्रॉफिट को कम करता। तो हम क्या करते हैं, 160 में से 15,000 माइनस कर देते हैं, हम प्रॉफिट को कम कर देते हैं। ये एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितने हो गए, ये 1 लाख हो गया, 120 हो गया और ये सो ऑन, मैंने यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया। इन एक्चुअल प्रॉफिट को मैंने टोटल किया, कितना होता है 5,65,000, ये टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 किया, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, डिवाइड बाय 4 करने के बाद मैंने इसको डिडक्ट किया, डिवाइड किया तो 1,41,250, इट इज माय एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल निकाली मैंने, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि 2 दिया हुआ, तो ये करने के बाद आपके पास गुडविल की वैल्यू आती है 2,82,500। तो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन विद द सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इसके क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, विद एडजस्टमेंट मैंने आपको करके दिखा दिया कि किस तरह का एडजस्टमेंट इसमें हमको करना होगा।
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एंड सिंपल एवरेज प्रॉफिट और इसके एडजस्टमेंट ये भी आपको क्लियर होंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो नंबर 2B। इसके अगले वीडियो में हम बाकी का मेथड का डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। सो देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।